बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरी तमाम सर्विस कमीशन के लेक्चरार कंप्यूटर साइंस टेस्ट प्रिपरेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट सेशन में आज हम मौजूद हैं और कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे आज। तो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर औक़ात पेपर में पूछे जाते हैं और जब इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं तो उसके साथ कई और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ओपन फाइल्स, पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस है उसके साथ क्या क्या होता है, इनमें से या सारे ही मौजूद होते हैं। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसमें इन ओएस ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन एड्रेस स्पेस, उसकी एड्रेस स्पेस भी होती है, विच कंटेन्स कोड, डाटा, स्टैक एंड हीप सेगमेंट्स। ठीक है जी। और उसके अलावा ईच प्रोसेस आल्सो हैज़ अ लिस्ट ऑफ फाइल्स विच इज़ ओपनड बाय द प्रोसेस एज वेल एज पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स एंड वेरियस सिग्नल हैंडलर्स। तो इसकी अपनी एड्रेस स्पेस भी होती है, इसमें उसके अलावा अलार्म्स भी होते हैं, इसमें सिग्नल्स, सिग्नल हैंडलर्स भी होते हैं और ओपन फाइल्स भी होती हैं, लिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ इसमें प्रोसेस में शामिल होता है। An operating system executes a variety of programs that run as a process। जब हम कोई कोड लिखते हैं तो जब तक वो कोड की सूरत में होता है उस वक्त तक हम उसको प्रोसेस नहीं कह सकते। जब वो रनिंग सूरत में आता है, रनिंग पोजीशन में आता है, तब हम उसको प्रोसेस कहते हैं। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन फॉर्म इज़ कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है जी। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन सिक्वेंशियल फैशन। नो पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ सिंगल प्रोसेस। इसमें कोई पैरेलल एग्जीक्यूशन नॉर्मली नहीं होती। अ प्रोसेस हैज़ मल्टीपल पार्ट्स, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी। द प्रोग्राम कोड आल्सो कॉल्ड टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन होता है इसमें। करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेसर रजिस्टर। तो इसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं। स्टैक होता है कंटेनिंग टेम्परेरी डाटा, फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स स्टैक में आते हैं। फिर डाटा सेक्शन होता है कंटेनिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। फिर हीप है कंटेनिंग मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। तो कुछ इस तरह से हमारा जो प्रोसेस के साथ रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, स्टैक है, हीप है, डाटा है, टेक्स्ट है, वो सारा कुछ इस तरह से ये अरेंज हो रहा होता है। और प्रोग्राम कोड टेक्स्ट को प्रोग्राम कोड सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो आपका स्टैक है ये टेम्परेरी डाटा होता है। फिर डाटा में ग्लोबल वेरिएबल्स आते हैं। हीप जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है वो हीप में आ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये अगर एक हमारा प्रोग्राम है, ये डेफिनेटली जैसा कि आप देख सकते हैं हेडर फाइल्स इंक्लूडेड है सी लैंग्वेज की। तो ये सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है। इसमें ये जो इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं ये यहाँ पे प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शन में टेम्परेरी डाटा में ये मौजूद हैं स्टैक में। और उसके अलावा ये इसका हीप है जो जिसमें डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है। ये जो मेमोरी एलोकेट हुई डायनामिकली वो यहाँ पे इसको एरिया अलॉट कर दिया गया। फिर उसके अलावा कुछ ये वेरिएबल्स हैं इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड, ये आपके यहाँ पर डाटा सेक्शन में आ रहे हैं। फिर टेक्स्ट में आपका कोड आता है। तो ये सारा प्रोसेस के साथ डिफरेंट इसके सेक्शंस आ जाते हैं। प्रोग्राम इज़ पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन डिस्क, एग्जीक्यूटेबल फाइल। प्रोसेस इज़ एक्टिव। जब तक आप उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन नहीं करेंगे तो उस वक्त तक वो पैसिव रहेगा। जब उसको रन करेंगे तब वो आपका एक्टिव हो जाएगा और उसी को प्रोसेस कहेंगे। Program becomes process when an executable file is loaded into the memory. One program can be several processes। एक प्रोग्राम के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स एक ही प्रोग्राम को चला सकते हैं, सो दैट बहुत सारे प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके जी।
एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट चेंजेस स्टेट्स। अब एक और प्रोसेस से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, इससे रेलिवेंट भी क्वेश्चन अक्सर औकात पेपर में पूछ लिया जाता है। इसकी एक स्टेट है न्यू, द प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड। जब कोई नया प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है तो वो न्यू प्रोसेस होता है। फिर वो उसके बाद रेडी स्टेट में आता है, द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। रेडी है इस वक्त, उसके वो क्रिएट हो चुका है, फिर अब वो रेडी स्टेट में आ जाता है। किसी भी वक्त अकॉर्डिंग टू स्केजुअल वो सीपीयू के साथ उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकती है। रनिंग, जब वो सीपीयू उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, फिर वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। फिर ड्यू टू एनी रीज़न, अगर प्रोसेस ने कोई आयो करनी थी या प्रोसेस को किसी वजह से किसी और बड़े इम्पोर्टेंट एमरजेंसी काम करना पड़ गया, तो वो फिर जो सेकेंडरी लेवल के प्रोसेसेस हैं उनको वो रनिंग स्टेट में, वेटिंग स्टेट में वो सेंड कर सकता है। द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट और इवेंट टू अकर। टर्मिनेटेड, अगर प्रोसेस मुकम्मल हो गया, उसने अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर ली, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि देखें, जब न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है तो ये उसकी स्टेट है, जब क्रिएट हो गया उस वक्त वो रेडी स्टेट में आ जाता है। एडमिट हो गया, एडमिट टू रन हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से रेडी स्टेट से वो उसने सिंगल ऑप्शन है वो रनिंग स्टेट में जाएगा, वो सीपीयू उसके ऊपर काम करेगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। रनिंग स्टेट में इसके साथ तीन तरह के डिफरेंट एक्शन हो सकते हैं। या तो सीपीयू कोई इंटरप्ट आ गया तो उसकी वजह से ये वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है जी। सीपीयू को इंटरप्ट हैंडल करना पड़ गया, तब ये रेडी स्टेट में जा सकता है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि खुद इसको प्रोसेस को कोई आयो वगैरह करनी पड़ गई तो फिर ये वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि ये मुकम्मल इसकी एग्जीक्यूशन हो गई, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये रेडी स्टेट में जाता है तो फिर ये रनिंग स्टेट में आएगा। अगर ये कोई आयो करने के लिए वेटिंग में गया था, फिर आयो वगैरह परफॉर्म करने के बाद फिर ये रेडी स्टेट में जाएगा, और रेडी स्टेट से दोबारा ये सीपीयू को स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सीपीयू को असाइन होगा, फिर रनिंग में, और अल्टीमेटली ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कुछ इसका प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन समटाइम कोई एक आध दो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। तो उसमें फॉक है, क्रिएट है, न्यू है, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो फॉक जो कमांड है, ये सिस्टम कॉल जो है ये नया प्रोसेस क्रिएट करती है, ठीक है जी। इन यूनिक्स अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड बाय फोक सिस्टम कॉल। फोक सिस्टम कॉल रिटर्न्स अ प्रोसेस आईडी विच इज जनरली द प्रोसेस आईडी ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड। एक प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो प्रोसेस आईडी फिर रिटर्न होता है उसके पेरेंट प्रोसेस को। अ सिस्टम कॉल इज जस्ट व्हाट इट्स नेम इम्प्लाइज, अ रिक्वेस्ट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर्स प्रोग्राम। ओएस को कोई रिक्वेस्ट की जाती है कि उसने कोई काम परफॉर्म करना है, वो काम कोई फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए ओएस को रिक्वेस्ट इशू की जाती है, दैट इज अ सिस्टम कॉल, ठीक है जी। द सिस्टम कॉल्स आर फंक्शंस यूज्ड इन द कर्नल इटसेल्फ। ये कर्नल में भी फंक्शन यूज होते हैं। टू द प्रोग्रामर द सिस्टम कॉल अपीयर्स एज अ नॉर्मल सी फंक्शन कॉल। प्रोग्रामर के हिसाब से ये नॉर्मल एक सी फंक्शन ही है। However, since a system call executes code in the kernel, there must be a mechanism to change the mode of a process from user mode to kernel mode। चूँकि सिस्टम कॉल जब आती है तो एक यूज़र मोड है, एक कर्नल मोड है। जो कर्नल से रिलेटेड काम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम करने हैं वो कर्नल मोड में ही परफॉर्म होंगे, तो इस वजह से फिर मोड को चेंज करना पड़ता है। अगर कर्नल से रेलिवेंट कोई टास्क मुकम्मल करना है तो मोड चेंज करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स ये मुख्तलिफ टाइप्स है। प्रोसेस कंट्रोल है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, कम्युनिकेशन है। तो ये डिफरेंट कौन कौन सी हैं इसको एक ब्रीफली हम देख लेते हैं। प्रोसेस के हवाले से, प्रोसेस कंट्रोल के हवाले से क्रिएट प्रोसेस है। अब विंडोज़ में इसे क्या कहते हैं और यूनिक्स में क्या कहते हैं, डिफरेंट हम देख लेते हैं। विंडोज़ में कहते हैं क्रिएट प्रोसेस और यूनिक्स में इसे कहेंगे फोक। और एग्जिट प्रोसेस के लिए एग्जिट की कमांड है, सिस्टम कॉल है। वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, तो
यहाँ पर वेट, यूनिक्स में वेट कहेंगे। फिर फाइल मैनिपुलेशन, क्रिएट फाइल ओपन, रीड फाइल रीड, राइट फाइल राइट, क्लोज हैंडल क्लोज। फिर फाइल मैनिपुलेशन के अलावा आ जाती हैं डिवाइस मैनेजमेंट, सेट कंसोल मोड, सेट कंसोल मोड के अगेंस्ट है IOCTL, और रीड कंसोल है रीड, राइट कंसोल है राइट, इसमें यूनिक्स सिस्टम कॉल आ जाती है। फिर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, गेट करंट प्रोसेस आईडी, गेट PID फॉर अगेन प्रोसेस आईडी, सेट टाइमर, अलार्म, स्लीप के लिए स्लीप ही है। और कम्युनिकेशन में क्रिएट पाइप क्रिएट, फाइल मैपिंग, SHM गेट, और मैप व्यू ऑफ फाइल mmap, और प्रोटेक्शन, सेट फाइल सिक्योरिटी, chmod, इनिशियलाइज्ड सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, umask, सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन ग्रुप, chon। तो ये डिफरेंट यूनिक्स और विंडोज़ की सिस्टम कॉल्स थी, तो डिफरेंट टाइप्स की। आगे क्वेश्चन आ गया, प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉर्मल एग्जिट, फैटल एरर, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ये तीनों रीजंस ही हो सकती हैं, सो दैट द आंसर इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है जी। व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स टास्क विदाउट एनी एरर देन इट एग्जिट्स नॉर्मली, तो नॉर्मल एग्जिट भी हो सकता है। द प्रोसेस में एग्जिट एबनॉर्मली बिकॉज ऑफ द occurrence of fatal error while it is running, कोई fatal error आ सकता है। The process can be killed or terminated forcefully by another process, तो ये भी ऑप्शन है। तो तीनों तरह से आपका प्रोसेस किल हो सकता है। What is the ready state of the process? अब हमने देखा था इस जो हमारा प्रोसेस है उसकी डिफरेंट स्टेट्स देखी थी, न्यू थी, रेडी थी, रनिंग थी, वेटिंग थी, टर्मिनेटेड थी। तो रेडी स्टेट क्या है? When process is scheduled to run after some execution, when process is unable to run until some task has been completed, when process is using the CPU, none of the mentioned, तो CPU यूज़ तो नहीं कर रहा रेडी स्टेट में ये वेट कर रहा होता है, स्केड्यूल हो गया होता है, और कोई प्रोसेस जो है वो करंटली काम कर रहा, तो उसके बाद इसकी बारी होती है। ठीक है जी। Process is scheduled to run after some execution. Ready state of the process means process has all necessary resources which are required for execution of that process when CPU is allocated. Process is ready for execution but waiting for the CPU to be allocated. तो वो रेडी है, उसके पास रिसोर्सेज सारे हैं, लेकिन वो किसी वजह से वेटिंग में है और उसको फ़ौरन ही किसी भी वक्त प्रोसेस उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर सकता है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, रेडी स्टेट, फ़ौरन यहाँ से प्रोसेस रनिंग पोजीशन में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, दो प्रोसेसेस के दरमियान या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान उनकी जो आपस की कम्युनिकेशन है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस नहीं है, विद इन द प्रोसेस अगर होती तो उसको इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते। कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, ये ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम प्रोसेस, नन ऑफ द मेंशन्ड, तो इसका आंसर है बी, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन is a communication mechanism that allows processes to communicate with each other and synchronize their actions without using the same address space। वो सेम एड्रेस स्पेस में नहीं है, डिफरेंट एड्रेस स्पेस है उनकी, लेकिन फिर भी वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IPC कैन बी अचीव्ड यूजिंग शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। कुछ और भी इसके मैकेनिज़्म हैं IPC के, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग के अलावा भी, तो उनको हम डिस्कस भी करते हैं अभी। ठीक है जी। टू अंडरस्टैंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यू कैन कंसिडर द फॉलोइंग गिवन डायग्राम दैट इलस्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे आप देखें, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये P1 है, एक लेफ़्ट साइड पे ये P2 है, ये P3 है। ठीक है जी। और इनका एक शेयर्ड वेरिएबल है VAR के नाम से। तो तीनों जो प्रोसेसेस हैं उनमें आप देखें VAR के ऊपर वर्क हो रहा होगा। ये भी VAR यहाँ पर भी मौजूद है, ये यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है जी। तो इस वेरिएबल को टैकल करने के लिए, इसकी वैल्यू को मैनेज करने के लिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी।
तो IPC synchronization is one of the essential parts of inter-process communication. These are the following methods that used to provide the synchronization. Mutual exclusion है synchronization के लिए, ताकि दो different processes आपस में इकट्ठे एक समझ लें कि consensus के साथ कोई working कर लें. Mutual exclusion, semaphore, barrier, spin lock. तो ये सारे जो सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है इस वजह से कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जैसा कि रैम हो गई, डिफरेंट रिसोर्सेज हो गए, लिमिटेड हैं, लेकिन जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो फिर सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है जी. तो उस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, it is generally required that only one process thread can enter the critical section at a time. critical section ऐसा section है जहाँ पर अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा processes enter हो जाएंगे तो वो resource एक यूज़ कर रहा होगा तो वहाँ पे डेडलॉक आ जाएगा. ठीक है. तो क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त में एक प्रोसेस वर्क कर रहा होता है. बेशुमार हमारे रियल लाइफ में इस तरह की बेशुमार सिचुएशंस होती हैं. ठीक है जी. कई ऐसे रूम्स होते हैं, अगर आप शॉपिंग के लिए जाएं तो ड्रेस के लिए ड्रेसेस आप शॉपिंग कर रहे हैं तो चेंज रूम एक रूम होता है, चेंज रूम, या अगर एक से ज़्यादा भी है तो एक चेंज रूम में एक वक्त में एक जो क्लाइंट है वो ड्रेस जो है वो चेक कर सकता है. ठीक है जी. तो इस तरह के जो एरियाज़ हैं उनको क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं. तो क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त में एक प्रोसेस ही एंटर होना चाहिए. दिस आल्सो हेल्प्स इन सिंक्रोनाइजेशन एंड क्रिएट्स अ स्टेबल स्टेट टू अवॉइड द रेस कंडीशन. रेस कंडीशन क्या होती है? जिसमें एक रिसोर्स किसी ने पकड़ा हुआ है और दूसरा प्रोसेस उसको गेट करना चाह रहा है. ठीक है जी. तो ये OS को अगर डिटेल में देखो तो ये सारी सिचुएशंस इनको किसी तरीके से मैनेज किया जाता है. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया. उसके बाद है सेमाफोर. सेमाफोर एक और टेक्निक है जो कि सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करती है. सेमाफोर इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट यूजुअली कंट्रोल्स द एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज बाय सेवरल प्रोसेसेस. जो बहुत सारे प्रोसेसेस के दरमियान शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल, उन रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए सेमाफोर यूज़ होते हैं. सेमाफोर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स विच आर एज फॉलोज. बाइनरी सेमाफोर हैं, काउंटिंग सेमाफोर. बाइनरी कहाँ पे? जहाँ पे रिसोर्स सिंगल है और प्रोसेसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे बाइनरी. जब वो रिसोर्स वेकेंट है तो उसकी कोई एक स्टेट उसके लिए 0-1 स्टेट उसके लिए असाइन कर दी जाती है. अवेलेबिलिटी, अगर रिसोर्स वेकेंट है तो कोई एक स्टेट, और अगर रिसोर्स बिजी है तो कोई दूसरी स्टेट, तो वहाँ पे फिर बाइनरी सेमाफोर यूज़ होते हैं. जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, सेम रिसोर्सेज ज़्यादा टाइप के हैं, वहाँ पर फिर काउंटिंग सेमाफोर यूज़ होते हैं. फ़र्ज़ करें 8 रिसोर्सेज हैं किसी ख़ास किस्म के, तो जब काउंटिंग 7 पे पहुँच जाता है 0 से 7 तक, तो उसके बाद कोई नया प्रोसेस उसको उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होने दिया जाता. फिर वो काउंटिंग 7 से बिलो आएगी, कोई रिसोर्स फ्री होगा तो फिर नया प्रोसेस को वो रिसोर्स अलॉट किया जाएगा. सेमाफोर. उसके अलावा आ जाते हैं आपके बैरियर. अ बैरियर टिपिकली नॉट अलाउज एन इंडिविजुअल प्रोसेस टू प्रोसीड अनलेस ऑल द प्रोसेसेस डज नॉट रीच इट. सम टाइम कोई रिसोर्स बहुत सारे प्रोसेसेस ने इकट्ठा उसके ऊपर वर्क करना होता है तो वहाँ पे बैरियर यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड बाय मैनी पैरेलल लैंग्वेजेस एंड कलेक्टिव रूटीन इम्पोज बैरियर्स. ठीक है जी. उसके अलावा एक और मैकेनिज्म है स्पिन लॉक. Spin lock is a type of lock, as its name implies. The processes are trying to acquire the spin lock, waits or stays in a loop while checking that the lock is available or not. जब ये अवेलेबल होगा स्पिन लॉक उस वक्त कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को यूज़ करेगा, अदरवाइज वो वेट करेगा. इट इज़ नॉन एज बिजी वेटिंग बिकॉज इवन दो अ प्रोसेस एक्टिव द प्रोसेस डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शनल ऑपरेशन और टास्क. तो इसमें जब तक प्रोसेस आपका एक्टिवली वो वेटिंग कर रहा है किसी रिसोर्स की, लेकिन जब तक वो स्पिन लॉक अवेलेबल नहीं होगा वो प्रोसेसिंग उसकी मुकम्मल नहीं होगी. ठीक है जी. ओके. उसके बाद IPC अप्रोचेज आ गई. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अप्रोचेज. सम डिफरेंट अप्रोचेज टू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन विच आर एज फॉलोज. पाइप्स हैं. पाइप्स के ज़रिए से IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जाती है. शेयर्ड मेमोरी के ज़रिए से, मैसेज क्यू के ज़रिए से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन,
और मैसेज पासिंग, ये डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए। पाइप्स क्या होते हैं जी? पाइप इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू रिलेटेड प्रोसेसेस। जो दो रिलेटेड प्रोसेस हैं उनके दरमियान पाइप के ज़रिए से कम्युनिकेशन की जाती है। लेकिन जो पाइप है ये हाफ डुप्लेक्स ऑफर करता है। दिस इज़ अ हाफ डुप्लेक्स मेथड। सो द फर्स्ट प्रोसेस कम्युनिकेट्स विद द सेकंड प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस पहले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। होएवर इन ऑर्डर टू अचीव अ फुल डुप्लेक्स अनदर पाइप इज़ नीडेड। हमें फिर एक और पाइप चाहिए जो कि सेकंड प्रोसेस फर्स्ट के साथ कम्युनिकेट अगर करना चाहे तो फिर दूसरा पाइप भी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा अप्रोच आ जाती है मैसेज पासिंग। इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर अ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज। तो इसके ज़रिए से भी प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं, सिंक्रोनाइज भी करते हैं। यूजिंग मैसेज पासिंग द प्रोसेस कम्युनिकेट्स विद ईच अदर विदाउट रिजॉर्टिंग टू शेयर्ड वेरिएबल। आईपीसी मैकेनिज्म प्रोवाइड्स टू ऑपरेशन। तो ये जो मैसेज पासिंग है ये दो ऑपरेशन इसमें होते हैं। ज़ाहिर बात है मैसेज पासिंग है तो एक प्रोसेस जब दूसरे को मैसेज पास करता है तो सेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। सेंड मैसेज, मैसेज साइज फिक्स्ड और वेरिएबल, फिर रिसीव मैसेज। तो ये दो के मैकेनिज्म है, दो इसके मैसेजेस होते हैं, सेंड और रिसीव। अगर कोई डाटा कोई मैसेज सेंड करना है तो सेंड मैकेनिज्म, अगर कोई सेंड ऑपरेशन, अगर कोई रिसीव किसी दूसरे ने सेंड किया है रिसीव, उसके लिए रिसीव मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मैसेज क्यूज़। अ मैसेज क्यू इज़ अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ messages stored within the kernel. It is identified by a message queue identifier. तो ये भी इसका कोई मैसेज क्यू आइडेंटिफायर है। जिस प्रोसेस का मैसेज होगा वो उस आइडेंटिफायर से आइडेंटिफाई करके मैसेज अपना पढ़ लेगा। दिस मेथड ऑफर्स कम्युनिकेशन बिटवीन सिंगल और मल्टीपल प्रोसेसेस विद फुल डुप्लेक्स कैपेसिटी। इसके अलावा डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक और अप्रोच है आईपीसी की, which is called direct communication. In this type of inter-process communication, process should name each other explicitly. तो इसके नाम खुद से वो समझ लें कि रखे जाते हैं। इन दिस मेथड अ लिंक इज एस्टैब्लिश, एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाता है जो कि दो मेथड्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वन पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस एंड बिटवीन ईच पेयर ओनली वन लिंक एग्जिस्ट। कोई जिस तरह से पाइप में दो पाइप चाहिए थे, यहाँ पे सिंगल लिंक होगा और डेफिनेटली फिर अगर ये सिंगल लिंक है तो दोनों मैसेजेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये फिर फुल डुप्लेक्स टाइप का लिंक होगा। फिर उसके अलावा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशेस लाइक ओनली व्हेन प्रोसेसेस शेयर अ कॉमन मेल बॉक्स, ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस शेयरिंग सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स। तो उनका कॉमन कोई जैसे एक एरिया है जहाँ पर मेल कोई मैसेजेस पड़े हुए हैं तो उसके काफ़ी सारे, उस कॉमन एरिया के साथ काफ़ी सारे लिंक्स हैं। डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो लिंक उस कॉमन मेल एरिया के साथ उनका लिंक बना हुआ है। अ लिंक कैन कम्युनिकेट विद मैनी प्रोसेसेस। ओके, लिंक में भी बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल। अगर यूनिडायरेक्शनल है तो वो हाफ डुप्लेक्स, अगर बाई डायरेक्शनल है फिर फुल डुप्लेक्स। उसके बाद शेयर्ड मेमोरी आ जाती है। बड़ा कॉमन सा ये मैकेनिज्म है, अप्रोच है। शेयर्ड मेमोरी इज अ मेमोरी शेयर्ड बिटवीन टू और मोर प्रोसेसेस दैट आर एस्टैब्लिश्ड यूजिंग शेयर्ड मेमोरी बिटवीन ऑल द प्रोसेसेस। दिस टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंक्रोनाइजिंग एक्सेस अक्रॉस ऑल द प्रोसेसेस। तो हर एक के अपने प्लस माइनस हैं हर अप्रोच के। तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की डिफरेंट अप्रोचेस थी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब इसमें आप ये देख लें कि हम एक एक क्वेश्चन के साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं, ताकि अगर वो सेम क्वेश्चन आ जाए या उससे मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हम उसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।